सामने हो मंजिल तो रास्ते न मुड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मुड़ना, जो मन में है वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज बहुत ही खास सा सेशन लेकर आपके सामने आया हूं। यह सेशन उन तमाम बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होगा जो 2023 के बोर्ड एग्जाम 10वीं की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उन सारे छात्रों के लिए बहुत ही शानदार सा सेशन मैं मैथमेटिक्स का लेकर आया हूं। इस पूरे सेशन में मैं हर एक चैप्टर का फार्मूला कंप्लीट कराने वाला हूं। इस पूरे सेशन से आप कम से कम 20 मार्क्स एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हर एक चैप्टर का फार्मूला पूरे बेहतर तरीके से कंप्लीट होता है, तब आप अच्छा स्कोर करने में सफल हो पाएंगे। आइए मैं आपको लेसन से, है ना, हर एक लेसन से फार्मूला कराने का प्रयास करता हूं। तो आपका जो सबसे पहला लेसन है वो है वास्तविक संख्याएं। है क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। तो इस चैप्टर में ना हम लोग केवल संख्याएं से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसमें कई सारा संख्या है। वास्तविक संख्या जानने के पहले हमको जानना पड़ेगा सम संख्या क्या है ना। कुछ चीजें आपको तो आता ही होगा। सम संख्या कहने का मतलब होता है इवन नंबर, अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं। और सम संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है, यानी इनमें से कोई एक संख्या भी उसके इकाई स्थान पर आता है, तब उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए 9, 6, 8 लिखा मैंने, तो इकाई स्थान पर 8 आ गया। यानी इस इकाई स्थान पर 8, 6, 4, 2, 0 में से कोई एक डिजिट आता है, तब हम लोग उसको सम संख्या कहेंगे। दूसरा नंबर में आता है हमारा विषम संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं इसको? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कहने का मतलब है कि जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है, तब हम लोग उसको विषम संख्या कहते हैं। बड़ा ही बेसिक सा बात है। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, विषम संख्या कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें हम लोग 9, 6, 5, 3, तो इसके यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 में से एक नंबर आ रहा है, तब हम लोग इसको विषम कहेंगे। आइए हमारे पास जो तीसरा नंबर है, ये भाज्य संख्या है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता ही है। भाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से, है ना, अपने आप से कटने के बावजूद कई और भी संख्याएं से कट जाता है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे कई सारे संख्याएं से विभाजित होती है, तब हम लोग उसको कहते हैं भाज्य संख्या। नोट करो, वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे अन्य कई सारी संख्याओं से विभाजित होता है, भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देखो, एग्जाम्पल क्या कहता है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 9, 6, है ना, तो ये 9, 6 जो नंबर है ये 1 से भी कट रहा है, 9, 6 से भी कट रहा है, और इसको काटने वाला 24 भी होता है, तो ये 24 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, है ना। और भी इसको जो नंबर है वो काट देगा कोई और, जैसे 3 भी इस नंबर को काट सकता है, 3 से भी ये नंबर डिविजिबल है, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको याद रखने हैं पॉइंट में कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। याद कर लो, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा संख्या है वो है अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ये हमारा कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। और अभाज्य संख्या जो है हमारा वो प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटती है वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 5, ये केवल 1 से कटेंगे और 5 से कटेंगे, कोई और नंबर इसको नहीं काट पाएगा। मैंने लिखा यहाँ पे 8 लिखा तो ये 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। प्राइम नंबर कौन होगा? वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटता है। याद रखना होगा कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट में जो हमारा संख्या है वो है नेक्स्ट जो संख्या हमारा आएगा वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं या गिनती की वह सारी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर, 0 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अपरिभाषित, मतलब अनंत तक जाती है। वैसी गिनती की वह सारी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी 0 को स्पेशल आपको क्या कहना है? पूर्ण संख्या कहला है। 0 कैसी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। नेक्स्ट जो हमारा संख्या है वो है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि गिनती की वह सारी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी 1 को आप स्पेशल कौन सा संख्या कहोगे? प्राकृत संख्या कहोगे, है ना। नेक्स्ट जो हमारा संख्या आने वाला है वो है हमारे पास सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या से एग्जाम में क्वेश्चंस होते ही होते हैं। आप बेहद आराम तरीके से देखना, लिखना कुछ भी नहीं है, आपको केवल रिवीजन करने हैं। सह अभाज्य संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 आता है, वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 आता है उसको को प्राइम नंबर कहा जाता है, सअभाज्य संख्या कहा जाता है। नोट में आपको याद रखने हैं कि जितने भी लगातार संख्या है, जितने भी लगातार संख्या होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। और जितने भी हैं, जैसे 10 11 बोला, ये लगातार नंबर है तो ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। ये देखो 20 और 21 भी क्या होंगे? सह अभाज्य संख्या होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है H नंबर में, तो आपका H नंबर में जो संख्या आ रहा है ये है परिमेय संख्या। और इससे तो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल होता है ना, इससे सवाल होते ही होते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी जिसको हम लोग अंश और हर में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। यहां आपको एक बात याद रखना होगा कि जहां Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में कभी भी 0 आएगा तब वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यानी 3/4 ये परिमेय संख्या होगा, है ना। 9/4 ये परिमेय संख्या होगा। कोई भी संख्या अगर ले लेंगे हम लोग बटा में तो वो परिमेय संख्या होगा। 10 भी ले लेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है वो संख्या होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं इसको। इरेशनल नंबर कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसका हम लोग पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, डेसिमल में निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा रूट में 10, तो रूट 10 का जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आएंगे, होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। हम लोग इसको कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे रूट में 15 मैंने अगर लिखा तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है और लास्ट जो हमारा संख्या है वो है वास्तविक संख्या, जिसका आपका चैप्टर बनाया गया है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का
परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप, परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इसमें परिमेय संख्या भी आएगा, अपरिमेय संख्या भी आएगा, इसमें भाज्य संख्या भी आएगा, अभाज्य संख्या भी आएगा, सम संख्या, विषम संख्या, सभी संख्याओं का ये ग्रुप है जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अगर मैंने लिखा 18 तो आइए इस 18 पर विचार करते हैं। ये 18 हमारा पूर्ण संख्या भी है, ये 18 हमारा प्राकृत संख्या भी है, ये 18 हमारा सम संख्या भी है, ये 18 हमारा भाज्य संख्या भी है, ये 18 हमारा वास्तविक संख्या भी है और ये 18 हमारा परिमेय संख्या भी है। हाँ, तो आप देखिए कि एक संख्या कितनी सारी संख्याएं बन रही है। हाँ, तो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि परिमेय, निम्नलिखित में से परिमेय को चुने या निम्नलिखित में से अपरिमेय को चुने। आइए हमारा नेक्स्ट जो बात है इसमें, है ना, इसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आप नेक्स्ट में बनाइएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ये हो गया a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। इससे क्या निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से? नोट में लिखना होगा कि इस एल्गोरिदम की सहायता से HCF पर कलित किया जाता है, HCF निकाला जाता है। आइए हम आपको अब लेसन 2 में बताते हैं कि क्या है इसका फार्मूला। नेक्स्ट में हमारा बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम लोग फार्मूला देखेंगे। बहुपद में आपको ध्यान रखना है केवल व्यापक रूप, है ना, इसमें आपको याद रखने हैं द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c। उसी तरह से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये सारे आपको लिखने हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गया। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, मैं यहां आपको केवल फार्मूला कराने आया हूं ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये व्यापक रूप का रिलेटेड। अब आपको इसमें देखना है ना, अल्फा प्लस बीटा, आपको और भी चीजें याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस में b बटा a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में d बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू माइनस में c बटा a होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यूज आपको याद रखना है। आगे जो आपका टॉपिक है इसमें आपको याद रखने हैं द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद प्राप्त करने के सूत्र, द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र। ये द्विघात बहुपद का प्राप्त करने का सूत्र जो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस, द्विघात बहुपद का प्राप्त करने का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसी तरह से आपको याद रखने हैं त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र, त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र ये होगा आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के सूत्र हो गए। इसमें एक और आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू माइनस b बटा a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू c बटा a के बराबर होता है। आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण
समीकरण में आपको बस याद रखना है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 का जो हल होता है, हल वो होता है अद्वितीय। कैसा हल होता है इसका? अद्वितीय। और इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ वो होंगे प्रतिच्छेद। तीन कंडीशन आपको याद रखने हैं। और इसका जो निकाय होगा, निकाय वो होगा संगत। तीन चीजें आपको याद रखना है। a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 का हल कैसा होगा? अद्वितीय। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद। निकाय कैसा होगा? संगत। उसी तरह से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 का हल कैसा होगा? तो इसका हल होगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा समानांतर। और इसका जो निकाय होगा, इसका जो निकाय होगा वो होगा असंगत। याद रखना है। और तीसरी बातें, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का जो हल होगा वो होता है इसका अनेक हल होंगे, अनेक हल इसका होगा। और इसका जो ग्राफ होता है वो होगा समपाती। और इसका जो निकाय होने वाला है वो होने वाला है संगत। एक और फार्मूला इसमें आपको ब्रज गुणन विधि का याद रखना है। ब्रज गुणन विधि का जो फार्मूला है वो x बटा b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर y बटा c2 a1 माइनस c1 a2 माइनस 1 बटा a2 b1 माइनस a1 b2। नेक्स्ट देखिए जो हमारा है, ये देखिए द्विघात समीकरण से, है ना। द्विघात समीकरण में जो महत्वपूर्ण सवाल है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण फार्मूला पे। तो द्विघात समीकरण में जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वो है आपका विवेचक। विवेचक या विविक्तर भी कहते हैं इसको, विविक्तर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। यानी डी बराबर जो फार्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। ये बातें हैं। दूसरा क्या है कि अगर डी का मान, दूसरा में तीन गो कंडीशन है। अगर डी का मान 0 के क्या हो? बराबर हो। यदि डी का मान 0 के बराबर हो तब इसका जो मूल होगा वो समान होंगे, मूल समान तथा वास्तविक होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मूल समान तथा वास्तविक होंगे और वो दोनों वैल्यू माइनस b बटा 2a के बराबर होंगे। दूसरी बातें हैं कि अगर d का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। या देखो 0 से बड़ा हो तब इसका जो मूल होगा वो असमान होगा, मूल असमान होंगे तथा वास्तविक होने वाला है। और इसमें अल्फा का फार्मूला माइनस b प्लस रूट डी बटा में 2a और बीटा का फार्मूला माइनस b माइनस रूट डी बटा में 2a होता है। और यदि d का मान 0 से छोटा होगा तब इसका मूल जो होंगे, इसके मूलों की प्रकृति नहीं होगी, इसके मूलों की प्रकृति नहीं होगी, इसका अस्तित्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं। पांचवा हमारा जो लेसन है समानांतर श्रेणी, इसमें भी कई महत्वपूर्ण फार्मूला है। सबसे पहले एपी में होने का शर्त, सबसे पहला आपको फार्मूला इसमें याद रखने हैं। एपी में होने का शर्त a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। ये एपी का होने का शर्त है, ये कंडीशन है। दूसरी बात है, अगर आपको कोई टर्म निकालना है, अगर आपको कोई टर्म निकालना है, मानते हैं a5 निकालना है, तो आपको लगाना होगा a प्लस 4d, एक कम होगा। यानी कोई टर्म आपको निकालना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये फार्मूला आपको अंतिम पद निकालने में भी सहायक होगा, है ना। ये फार्मूला जो है अंतिम पद निकालने के में भी सहायक होगा। तीसरा जो हमारा फार्मूला होगा वो है पदों का योगफल आपको निकालना है, जिसको हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का हो गया। इसमें एस एन का एक और फार्मूला है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, है ना। ये कई सारा महत्वपूर्ण फार्मूला है। एस एन का मतलब पदों का योगफल और अंतिम पद का फार्मूला ये है हमारा
और अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो उसके एक कम हम लोग वैल्यू लिखते हैं, और ये है आपका एपी में होने का शर्त। नेक्स्ट जो हमारा इसमें कुछ फार्मूलाज आते हैं, जैसे कि आपको लिखना है एन संख्या का, एन संख्याओं का अगर आपको योगफल निकालना है, क्या निकालना है, एन संख्याओं का अगर आपको योगफल निकालना है ना, एन धन पूर्णांक संख्याओं का अगर आपको योगफल निकालना है, तब आपको इसके लिए करने होंगे ऊपर वाला n/2 इंटू ए प्लस एल निकालने होंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है कि अगर आपको अंतिम से कोई पद निकालना है, अंतिम से आपको पद एनवा अगर निकालना है, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा n माइनस आर प्लस 1 हम लोग लगाते हैं, ये अंतिम से कोई भी पद हमको निकाल कर देता है। निर्देशांक ज्यामिति लेसन 7 में आपका कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो है वो ये है, दूरी सूत्र आपको सबसे पहले याद रखना है। दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। दूसरी जो हमारा फार्मूला है वो मध्य दूरी सूत्र है, मध्य दूरी सूत्र है। यहाँ पर x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तीसरा जो हमारा फार्मूला है इसमें वो है विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र का जो फार्मूला होता है x बराबर वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस में m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस में m2, ये विभाजन सूत्र हो गया। और हमारा इसमें नेक्स्ट है त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है 1/2 मॉड x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस में y2, ये हो गया आपका फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। इसमें एक और फार्मूला हो जाता है त्रिभुज का केंद्रक अगर आपको निकालना है, तब आपको उसके लिए फार्मूला x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 लगाना होगा, और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 लगाना होगा। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में क्या लगाना होगा, 3 लगाना होगा। लेसन में त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति चैप्टर है, और इसका फार्मूला बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आपको सबसे पहला नॉर्मल सा फार्मूला साइन थीटा बराबर p बटा एच, कॉस थीटा बराबर b बटा एच, टेन थीटा बराबर p बटा b, कॉट थीटा बराबर b बटा p, सेक थीटा बराबर h बटा b, कोसेक थीटा बराबर h बटा p। ये सबसे बेसिक सा इसका फार्मूला है ना। अब आपको याद रखने हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये सब फार्मूला आपको बनते ही जा रहा है। अब इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, है ना। यहां से आप कॉसेक थीटा का भी निकाल सकते हो, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब इसका भी दो फार्मूला निकल सकता है, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा। आप निकाल सकते हो कॉट वाला का भी, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। इस तरह का हो गया। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आ रहा है कंडीशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो महत्वपूर्ण है। ये देखो जितना मैं रेक्टेंगल कर रहा हूं ये कंडीशन है, ये आपको याद रखने हैं, और इसी से कंडीशन से ये फार्मूला बना है, कोई बड़ा सा बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहां से हम लोग 4 फार्मूला निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों से रूट हटाएंगे, ये स्क्वायर में चला जाएगा। यहां देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर कॉस थीटा का निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे ऐसे हमारे पास दो कंडीशन और है। 11वां कंडीशन जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का हो गया, उसी तरह से यहाँ हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखो इससे भी 4 फार्मूला होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नोट करते जाओ, याद करते जाओ।
उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला tan स्क्वायर थीटा का होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से अगर tan थीटा का निकालेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी आप चार फार्मूला इसी के जैसा निकाल लेना है ना। 13वीं जो हमारे पास है इसमें भी चार कंडीशन निकलेगा। अब जो हमारे पास फार्मूला होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अगर कर दें और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर इसको पलट दें हम लोग तो हो जाएगा कॉट का, यानी मैं कह रहा हूं कि कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, तब ये जो होगा वो कॉट थीटा के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसके मान। इसका देखो कुछ वैल्यू है ना, आपको याद कर लेने हैं, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने सारा वैल्यू लिखा है, आपको भी इसी तरह से कॉपी में रिप्रेजेंट करने हैं, है ना। 6 फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और इन सारे का मान दिया हुआ है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60-90 डिग्री का। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और 90 का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से कॉस में यहां से उल्टा चलेगा, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, है ना। यानी कि आप याद कर लो कि साइन में और कॉस में 45 डिग्री का मान बराबर होता है, टेन में और कॉट में 45 डिग्री का मान बराबर, सेक और कॉसेक में भी 45 डिग्री का मान बराबर। और अगर इधर की बात करें तो 90 देखो 1 है तो इसका उल्टा 1 होगा, क्योंकि साइन और कॉस उल्टा होता है। देखो 60 में √3/2 है तो ये 2/√3 होगा, ये 1/√2 है तो उल्टा करेंगे √2, 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 0 का उल्टा करेंगे इनफाइनाइट, है ना। 9 नंबर लेसन जो हमारा है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट और डिस्टेंस में त्रिकोणमिति का ही फार्मूला लगता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करने हैं। 10वां जो हमारा चैप्टर है, 10वां नंबर जो चैप्टर होता है वो ब्रीथ का है, सर्किल। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा तो फार्मूला है नहीं, इसमें आपको केवल स्पर्श रेखा से रिलेटेड चीजें पढ़ना है ना। कि अगर एक ब्रीथ हो, इसमें आपको खाली नोट लिखने हैं, इसमें आपको केवल नोट लिखने होंगे। जैसे अच्छा कुछ फार्मूला की बात करें तो यहां से शुरू करते हैं, ब्रीथ का क्षेत्रफल। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और ब्रीथ का परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर 1/2 लग जाएगा। उसी तरह से अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई आर बटा 2 कट गया तो पाई आर हो जाएगा, है ना। अब कुछ इसमें आपको स्पर्श रेखा से रिलेटेड याद रखने हैं, जैसे कि एक बिंदु से अगर हम लोग देखें एक वृत्त है तो इस वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। नोट लिख लेना है आपको, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये पहला नोट हो गया। एक वृत्त है और इसके बाहर कोई बिंदु है, बाहर स्थित बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगा, ये दूसरी पॉइंट। तीसरा, एक वृत्त है और इसके अंदर कोई बिंदु है, तब इससे स्पर्श रेखा की रचना जो होगा वो 0 होगा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। अगर दो स्पर्श वृत्त है तो इस पे हम लोग स्पर्श रेखा की रचना 3 कर सकते हैं, याद रखना। और अगर 2 अलग अलग वृत्त है तो इस पर हम लोग स्पर्श रेखा की रचना 4 कर सकते हैं। 2 अलग अलग वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या 4 होगा। नेक्स्ट बातें, अगर एक वृत्त है तो इस पर छेदक रेखा, अनेक छेदक रेखा पास किया जा सकता है। अनेक छेदक रेखा होंगे जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाएगा। वृत्त में ज्यादा कुछ नहीं है। आइए हम बात करते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में हमारा जो चैप्टर है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। ये बड़ी महत्वपूर्ण और भारी चैप्टर में से होते हैं 10वां क्लास के लिए। तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला है, सबसे पहले तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मैं सारा फार्मूला लिख लेता हूं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर दीर्घवृत्त खंड का अगर बात करें, ये त्रिज्य खंड जो है ना, जैसे त्रिज्य खंड का अगर फिगर हम डिस्क्राइब करें, इतना तो हमें करना नहीं है, खाली फार्मूला आपको बताने हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, ये त्रिज्य खंड है
है ना। ये छोटा सा त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड नहीं, ये लघु त्रिज्य खंड है, और ये ऊपर का जो दिख रहा है आपको ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो दो फार्मूले बनते हैं। तो ये किसका होगा, ये होगा लघु त्रिज्य खंड का, या इसको खाली कहते हैं हम लोग त्रिज्य खंड। और दीर्घ त्रिज्य खंड के क्या होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड को दीर्घ त्रिज्य खंड ही बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखने होंगे। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो काम हमारा डन हो जाएगा। अब है हमारे पास लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त में ऐसे कर दिए एक पार्ट, तो ये लघु हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, अगर यहां से त्रिज्यखंड बना दें तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या इसके जगह पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी लिखा जा सकता है। दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल की बात करें, दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये सबसे लंबा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाता है। इसके जगह पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी लिखा जा सकता है। त्रिज्य खंड का अगर परिधि का बात करें, त्रिज्य खंड का परिमाप का अगर बात करें तो ये होगा आपका थीटा बटा 360 2 पाई आर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा फार्मूला है वो है, ये तो त्रिज्य खंड का परिमाप हो गया। नेक्स्ट चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको इसमें याद रखना है। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आपका लेसन 12 से रिलेटेड है। लेसन 13 हम लोग अगर शुरू करते हैं तो इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसमें तो फार्मूला का भंडार है, वन बाई वन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें घन शुरू करते हैं, तो आपको याद रखना होगा इसका 3 फार्मूला। घन का क्षेत्रफल की बात करें तो 6L स्क्वायर होता है, इसको हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। और ये हो गया घन का। पार्श्व क्षेत्रफल की बात करें, पार्श्व क्षेत्रफल की, तो ये 4L स्क्वायर होता है। और अगर बात करें घन का विकर्ण का, तो घन का जो विकर्ण होता है डायगोनल, वो √3 इंटू L होता है। सेम 3 फार्मूला हमें घनाभ में पढ़ना है। घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL होता है। दूसरा ये संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाएगा, ये पूरी क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है। और ये होगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसको कहते हैं। 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट, इसका एक और नाम है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। रिमेंबर्ड रखना, अब आपको याद रखना है घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। एक और है इसमें घनाभ का आयतन का फार्मूला, तो घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है। और यहां भी आपको याद रखना होगा घन का जो आयतन होता है वो L के पावर 3 होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बेलन। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है, 2 क्षेत्रफल इसका भी होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H। और बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा इसका वो होगा 2 पाई RH। और एक और फार्मूला बेलन में ही आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का आयतन कहेंगे। क्या कहेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होगा आपका, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होगा वो पाई R स्क्वायर H होगा। आपको इसी में याद रखने होंगे आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल जो होगा, आधार इसका वृत्ताकार रहेगा, पाई R स्क्वायर जो वृत्त के होते हैं। और आधार का परिमाप की बात करें अगर, तब इसका होगा 2 पाई R। इसके बाद हमारे पास आता है शंकु, यानी कि कोण। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, जैसे कि शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो होगा इसका पाई R L। और अगर दूसरा फार्मूला देखें
तो शंकु का ये तो वक्र पृष्ठ का हो गया। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात करें तब होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर बात करें हम लोग शंकु के आयतन का, तो शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसी तरह से शंकु में एक कंडीशन याद रखना होगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल यहाँ पर जो होता है इसका ये स्लैंट हाइट है, यानी तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद की अगर बात करें तो है गोला, और गोला का जो क्षेत्रफल होता है एक ही होता है, इसका एक ही क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का अगर आयतन की बात करें तो गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो अर्धगोला का है, और अर्धगोला का 2 क्षेत्रफल होता है। पहला आपका वक्र क्षेत्रफल याद रखना, या फिर इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखना 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका संपूर्ण जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण जो क्षेत्रफल होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। और इसका जो तीसरा यहां पर देखना, इसका जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला में एक चीज और ध्यान रखना है कि इसका आर और एच हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। 14 है, इसका फार्मूला होगा, इसका चैप्टर का नाम है माध्य, माध्यक और क्या, बहुलक। तो आपको इसमें माध्य का फार्मूला जानना है कि माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। बड़ा ही आसान है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आपको अगर माध्यक का फार्मूला निकालना है तो एल प्लस एन बटा टू, एल प्लस एन बटा टू माइनस एफ बटा सी एफ गुना एच या आई लिख सकते हैं। आगे हमारा है बहुलक का फार्मूला, तो एल प्लस यहां पे आपको याद रखना है एफ एम माइनस 1/2 एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम माइनस 2। इस एफ एम को F0 भी कहते हैं और इस एफ एम माइनस 1 को F1 भी कहते हैं। तो ये हो गया 2F0, ये हो गया F1, ये हो गया F2। तो किताब में आपको ज्यादातर यही लिखा हुआ मिलेगा, L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2। लेकिन आपको क्लास में सर के द्वारा बताया गया होगा, FM ही बताया गया होगा। माध्य माध्यक बहुलक का फार्मूला तो मैंने लिख लिया। एक माध्य माध्यक और बहुलक के बीच का रिलेशन है जिसको आपको याद रखना होगा, और वो है 3 माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 2 माध्य प्लस बहुलक। ये आपका एक रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। अब आपका अंतिम स्लाइड है जिसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रायिकता में आपको याद रखना है कुछ फार्मूला। प्रायिकता का पी बराबर NE बटा NS, ये पहला फार्मूला हो गया प्रायिकता का। प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है तथा 0 के बराबर या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ये पहला फार्मूला। दूसरा कंडीशन, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 के बराबर होता है, और 0 से बड़ा और 0 से बड़ा होता है। तो ये प्रायिकता का मान हो गया। तीसरी बातें आपको इसमें याद रखना होगा कि सभी प्रायिकताओं का आपको याद रखना होगा कि किसी घटना के सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। चौथा, प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता और प्रायिकता नहीं, इसका भी योग 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें याद रखना आप, ये तो चीजें हो गई। संभव घटना है ना, संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना का प्रायिकता जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब आपको कुछ पॉइंट याद रखना होगा। एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्का को अगर आप उछालते हैं तब 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। कितना, 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आप 2 सिक्का एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्का यदि आप एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्का को अगर आप एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर परिणाम कितने आते हैं,
4 आते हैं, यानी सिक्का में पावर चलता है, पावर। अगर आप 3 सिक्के को एक बार उछालते हैं, 3 सिक्के को अगर उछाला जाएगा तो आप कैसे निकालोगे? 2 के पावर 3, यानी कितना परिणाम होगा? टोटल जो परिणाम होंगे उसके कितने होंगे? 8 होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हो जाता है पासा पर। अगर आप पासा एगो फेंकते हैं, पासा एगो फेंकते हैं तो परिणाम होंगे 6, और अगर आप पासा 2 गो फेंकते हैं तो परिणाम होगा 36, और अगर आप पासा 3 फेंकते हैं तो परिणाम होगा जाकर के कितना? 216, है ना। अब कुछ ताश की कहानी है इसमें, वो भी आप देख लीजिए, और इतना करके हम लोग जो है कि तो अभी जो हमारा टॉपिक है ताश, तो ताश में क्या होता है कि ताश में जो कुल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, और ये 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा होता है। एक तो हमारा इसका पार्ट से काला, इसकी संख्या होती है 26, और दूसरा जो पार्ट है वो लाल, इसकी भी संख्या होती है 26। इसकी कैटेगरी 2 है, एक को कहते हैं चिड़ी, दूसरे को कहते हैं हुकुम। इसकी संख्या होती है 13, और इसकी संख्या भी होती है 13। लाल पत्ता को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक को कहते हैं हम लोग ईंट, और एक को कहते हैं हम लोग पान। इसकी भी संख्या होती है 13, और इसकी भी संख्या होती है 13। हर कार्ड में 13 कार्ड होते हैं, हर कैटेगरी में 13 कार्ड होते हैं। इसमें टोटल इक्का की जो संख्या होती है वो 4, सारे 4 होंगे। बादशाह की अगर संख्या की बात करें तो भी 4 होगा, गुलाम की बात करें तो भी 4 होगा, तस्वीर वाला पत्ता की बात करें तो होगा 12, है ना। तो अगर आपको ताश का और अच्छी से जानकारी लेना है तो इसके लिए प्रायिकता का मैंने स्पेशल सा वीडियोस बना के रखा है, वहां जाकर के आप ताश के बारे में खूब अच्छा तरीके से नॉलेज ले सकते हैं। मैं इस वीडियोस में आपके लिए कोशिश किया हूं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा फार्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज में, नए सेशन में, नए कंटेंट के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।